हेलो एवरीवन, मेरा नाम कंचन है। इस वर्ष यूपीएससी की परीक्षा में मैंने ऑल इंडिया रैंक 35 हासिल करा है। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट में भी मैंने इंडियन रेलवेज पर्सनल सर्विस में मेरा चयन हो चुका था। आईएएस की मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस था, इसलिए मैंने 2019 में एक दूसरा अटैम्प्ट भी लिखा जिसमें मुझे इस बार 35th रैंक हासिल हुई है। आज मैं डीकेटी के प्लेटफॉर्म से अपने लॉ ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। तो मेरी ग्रेजुएशन लॉ में ही हुई है। मैं नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली से ग्रेजुएट हूँ, लॉ ग्रेजुएट। तो मैंने अपना ऑप्शनल लॉ ही चूज़ करा था। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि आप अपना ऑप्शनल कैसे चूज़ करिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट यूपीएससी की लिस्ट में अवेलेबल है तो आपको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि आपने उसके लिए 3, 4 या 5 साल पढ़ाई ऑलरेडी आप उसके लिए कर चुके हैं। तो आपकी उसमें एक बेसिक नॉलेज होगी, तो वो आपको हेल्प करेगा ऑप्शनल की तैयारी करने में। लेकिन अगर आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते या अगर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट यूपीएससी की लिस्ट में ही अवेलेबल नहीं है, तो आप वो सब्जेक्ट लीजिए जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो आपको लगता है कि आप उसको 3-4 महीने पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल में बहुत ही डिटेल्ड मतलब आपको थोड़ा डीपर पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो अगर आप अपने इंटरेस्ट वाला कुछ सब्जेक्ट लेंगे तो आप 3-4 महीने उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ सोली इस बेसिस पे ले रहे हैं कि इसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं लेकिन आपका वो इंटरेस्टेड एरिया नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए मुश्किल क्रिएट हो सकती है। इधर अब मैं लॉ ऑप्शनल के बारे में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि लॉ का जो ऑप्शनल है उसका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। तो इसका मतलब ये है कि आपको उसमें कम से कम 3 महीने 3 या 4 महीने तो लगेंगे ही। तो आपको अपनी प्रिपरेशन करते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अपना इतना टाइम ऑप्शनल के लिए देना ही पड़ेगा। तो आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो वो 2 पेपर हैं उसके। पेपर 1 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और इंटरनेशनल लॉ है, और पेपर 2 में लॉ ऑफ क्राइम्स, टॉर्ट्स लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डेवलपमेंट्स हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना रिसोर्स लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगी। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने अपने कॉलेज के नोट्स प्लस जो एक गाइड बुक होती है दुक्की, उसको यूज़ करा था। एडमिन के लिए मैंने सीके ठकवानी यूज़ करी थी, एंड इंटरनेशनल लॉ के लिए मैंने एसके कपूर यूज़ करी थी। इंटरनेशनल लॉ में काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए करंट अफेयर्स से अगर कुछ रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं और इंटरनेट के थ्रू आप सर्च करके अपने नोट्स बना सकते हैं। पेपर 2 आईपीसी मैंने पिल्लई से कवर करा था। टॉर्ट्स मैंने बांगिया से कवर करी थी। कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैंने अवतार सिंह यूज़ करा था। मर्केंटाइल लॉ की आप या तो किसी इंस्टीट्यूट की बुक्स रेफ़र कर सकते हैं या फिर अगेन दुक्की की एक कंपाइलेशन आती है सारी पार्टनरशिप सेल ऑफ गुड्स वगैरह की, मैंने वो रेफ़र करी थी। और CLD कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स, उसके लिए आपको इंटरनेट से ही आपके खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसके साथ मैं कहना चाहूँगी कि जो गाइड बुक हैं या दुक्की हैं उस पे आप सोली रिलाई मत कीजिए, वो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। अगर आपके बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। दुक्की को थोड़ा आप मतलब अपने रिवीजन और कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की उसके नेचर में रखिए, सोली उस पर मेरे अकॉर्डिंग रिलाई मत कीजिए। मैंने उनको यूज़ करा था बट अपनी टेक्स्ट बुक्स के बाद। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के अलावा केस लॉज आपको बहुत लिखने हैं, आपको याद करने होने चाहिए केस लॉज। सेक्शंस, जो भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपके आंसर में भी सेक्शंस, आर्टिकल नंबर, केस लॉज होने चाहिए। वो आपके आंसर को दूसरे कैंडिडेट्स के आंसर से बेटर बनाएगा और ज़्यादा मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो इशू है वो ये है कि ऑप्शनल की तैयारी कब करनी चाहिए। तो आइडियली अगर आपके पास समय है तो आप उसको प्रीलिम से पहले ही अपने ऑप्शनल को कवर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं कर पाते हैं
तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रीलिम्स के बाद भी इसको कवर कर सकते हैं। ज़रूरी ऑब्वियसली आपको बहुत मुश्किल आएगी, आपका मेंस में भी आपको समय थोड़ा कम देना पड़ेगा, तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपका हो सकता है कि सिलेबस आपका छूट जाता है बहुत जगह। तो आइडियली कोशिश कीजिए कि आप अपना ऑप्शनल पहले ही कवर कीजिए। ऑल्सो अगर आप अपना ऑप्शनल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं, मतलब आप ऑल टुगेदर न्यू सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि उसको तो आप प्लीज़ प्रीलिम्स से पहले ही कवर कीजिए, बिकॉज़ प्रीलिम्स के बाद बिल्कुल नया ऑप्शन स्टार्ट करना आई डोंट थिंक सो ये वर्थवाइल है, क्योंकि आप फिर बिल्कुल भी मेंस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा पास्ट ईयर पेपर्स अपने ऑप्शनल के ज़रूर देखिए, स्पेशली लॉ में, क्योंकि मुझे लगा कि इतने ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लॉ में अवेलेबल नहीं हैं। अच्छी टेस्ट सीरीज़ कुछ अवेलेबल हैं, मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, बट उससे ज़्यादा हेल्प आपको पास्ट ईयर पेपर्स के थ्रू मिलेगी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट भी होते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक बार अच्छे से देखे हुए हैं, तो आपको आपकी पढ़ाई में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे जब आप किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले लॉ ऑप्शनल के एक बार उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, समझ लीजिए कि ठीक है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर उस सब्जेक्ट को आप अपने हिसाब से जैसे भी आपने कवर करना है करिए, और फिर से उन क्वेश्चंस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फिर से देखिए, और अब ट्राई कीजिए कि आपको अब उस सब्जेक्ट कवर करने के बाद कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने नहीं आते हैं, और जो भी और अब जो टॉपिक्स या क्वेश्चंस रह गए हैं उनको कवर करने की कोशिश कीजिए। साथ में अगर आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छे, अदरवाइज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, टाइम क्रंच वगैरह है, तो पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए। और मैं मन में ही सोचती थी कि क्या मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर सकती हूँ, ये पॉइंट्स अगर मैं लिख रही हूँ तो मेरा आंसर सेटिस्फैक्ट्रीली हो रहा है, कवर हो रहा है। अगर आपको लग रहा है, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आपके पास आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप फिर से अपनी बुक्स के फिर से जाइए और पढ़िए। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ क्वेश्चंस हमेशा होंगे जो आपने नहीं पढ़े हुए होंगे, या वो डायरेक्टली बुक में नहीं होगा, तो हर क्वेश्चन को हर बुक से कवर करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे रहेंगे जो आपको रियल पेपर में सरप्राइज़ करेंगे, तो उसके लिए आपकी जो भी आपकी नॉलेज है ओवर द कोर्स, अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है या ऑप्शनल की तैयारी के वक्त ही जो आपने पढ़ा है, उस नॉलेज को यूज़ करते हुए जो भी आप आंसर लिख सकते हैं वो लिखने की कोशिश कीजिए पेपर में। सबसे एक ज़रूरी बात जो मैं लॉ ऑप्शनल के बच्चों के लिए कहना चाहूँगी कि क्योंकि आप अगर आप लॉ ऑप्शनल लिख रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीएस पेपर 2 के साथ काफ़ी ओवरलैप हो रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इवन दो आपके काफ़ी टॉपिक्स ओवरलैप हो रहे हैं, दोनों पेपर्स में आंसर राइटिंग की अप्रोच काफ़ी डिफरेंट होगी। आप जीएस पेपर 2 में लॉ ऑप्शनल के आंसर्स नहीं लिख सकते, मतलब आप बहुत ज़्यादा केस लॉज या सेक्शन नंबर नहीं यूज़ कर सकते। आपके आंसर्स काफ़ी जनरल होने चाहिए, जैसे कि बाकी कैंडिडेट्स उसको अटेम्प्ट करेंगे। और ऑन दी अदर हैंड वही सेम टॉपिक जब लॉ ऑप्शनल में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको आपको एज थोड़ा ज़्यादा नॉलेज में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। मतलब कि उसमें ज़्यादा सेक्शंस, आर्टिकल है तो आर्टिकल, केस लॉज वगैरह आपको डिस्कस करने पड़ेंगे, वो आप जीएस पेपर 2 के जैसे जनरल नहीं रख सकते। तो ये जो डिफरेंस है आंसर राइटिंग में, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लॉ ऑप्शनल में मोर और लेस यही है। लॉ ऑप्शनल काफ़ी वाइड है, तो इसका जो प्रोज ये है कि आपका काफ़ी जीएस के टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं, स्पेशली पेपर 2 ऐसे में भी आपको हेल्प मिलती है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका कौन सी ये है कि इसका सिलेबस बहुत वाइड है, तो आप इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। आपको सफिशिएंट टाइम आपके पास होना चाहिए इसको कवर करने के लिए। तो ये है मेरी लॉ ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच।